तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम जो है वो अप्रॉक्स जून जुलाई में आपके स्टार्ट होने वाले हैं। जून के समथिंग में आपका सीजीएल का टीयर 1 होने वाला है। हम सभी जानते हैं भाई कि एसएससी अपने जो क्वेश्चंस होता है वो रिपीट करता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आता रहता हूं। और आपको पता है कि सीजीएल 2024 के टीयर 1 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी सीरीज में हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 11 सितंबर 2024 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स के प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी भाई चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन में बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। बेसिक के साथ साथ जो जो ट्रिक्स रहेंगी वो भी मैं बताऊंगा। जो भी भाई जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी इस सीरीज को ध्यान से देखें, और जो भाई जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वो भी इसको ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो आपके काम आएगी। और जो जिनका बेसिक अभी प्रिपरेशन चल रही है, जिनको ऐसा लगता है कि सर अभी हमारी प्रिपरेशन हुई नहीं है, तो भाई वो लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक से आपको बताऊंगा। मैं ये मानकर चलूंगा कि जो भी इसको देख रहा है उसको कुछ नहीं आता है, तो इसमें जो भी कंसेप्ट लगेंगे, जो भी फॉर्मूले इसका यूज होगा, जो भी ट्रिक्स लगेगी, वो पूरा मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ रोमबस एबीसीडी O is any interior point such that OA is equal to OC. What is the 5/9 of the degree measures of DOB? एंगल DOB। देखिए, सबसे पहले तो रोमबस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। चतुर्भुज आपने देखा होगा। देखो, स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर को जब हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं डायगोनली, स्क्वायर होता ही है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। जब मैं इसको यहां से प्रेस करूंगा डायगोनली, तो इसका जो शेप होगा वो थोड़ा सा इस तरीके का हो जाएगा। इसको हम स्क्वायर के नाम से, इसको हम रोम्बस के नाम से जानते हैं। और अगर यही रेक्टेंगल होता और रेक्टेंगल को मैं अगर यहां से प्रेस करके टिल्ट कर देता, तो यही पैरेललोग्राम बन जाता। क्या बन जाता? पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बन जाता। तो स्क्वायर का मतलब होता है जब हम स्क्वायर को डायगोनली टिल्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है रोम्बस। अच्छा, रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको ध्यान से देखिएगा। रोम्बस की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करने के बाद जो ये साइड्स होती हैं ये एक दूसरे के बराबर होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं रोम्बस के, वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। मतलब दो डायगोनल के बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर यूज होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर बोल रहा है कि सर एबीसीडी एक रोम्बस है। इस पूरे को मैं रब कर देता हूं, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एबीसीडी एक रोम्बस है, ये मैंने बना दिया एक रोम्बस। ठीक है, इसका नाम है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बिल्ली, डी फॉर कुत्ता। ठीक है, एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें ओ इंटीरियर पॉइंट है, ओ इंटीरियर पॉइंट है सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। भैया अगर ओ ए इक्वल टू ओ सी हो रहा है, इसका मतलब ये डायगोनल ही होगा। ये डायगोनल ही होगा क्योंकि इसके डायगोनल ही इक्वल पॉइंट कट करने के बाद इक्वली डिवाइड होते हैं। ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई। तो सर इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि यहाँ से जो ए सी है वो क्या है भैया? ए सी एक डायगोनल है। क्या है? एक डायगोनल है। ठीक है, आगे क्या बोला? व्हाट इज द 5/9 ऑफ द डिग्री ऑफ डीओबी। यहाँ पर जो डीओबी दिख रहे हैं आप ध्यान से, डी ओ बी। अच्छा, डीओबी को अगर मिलाऊंगा तो ये भी तो एक डायगोनल ही होगा ना। अच्छा, डायगोनल होगा तो ये पूरा 180 होगा, ऑब्वियस है। और अगर नहीं आता तो आपको पता है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो टोटल जो एंगल डीओबी होगा वो कितना हो जाएगा? 90 + 90 180 डिग्री। आपसे क्या बोल रहा है कि आपको डीओबी का 5/9 निकालना है, आपको इसका 5/9 निकालना है, मतलब 5/9 हिस्सा निकालना है। तो 9 20 हो जाएगा और 25 कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, होप की समझ में आ गया होगा भाई। लेट मी चेक। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A group of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62. That the rest is 62. What is the average of score of a group? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने बोला क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? टोटल 10। एक एग्जांपल देकर कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको। उनमें से 7 बच्चे और 3 बच्चों को अगर मैं अलग अलग कर देता हूं, मैं बोलता हूं 7 का जो एवरेज है वो 15 है एवरेज, और 3 बच्चे जो है उनका भी एवरेज 15 है। तो टोटल 10 का एवरेज कितना आएगा? तो वो भी 15 आएगा। ये एवरेज की प्रॉपर्टी होती है भाई। कैसी प्रॉपर्टी होती है सर? कि कुछ भी बोलो, अगर बोल दिया कि ए, कोई ए नंबर्स हैं, टोटल ए संख्याएं हैं, उनका एवरेज अगर पी बोल रहा है,
और टोटल बी संख्याएं हैं, उनका एवरेज भी पी बोल रहा है। तो अगर आपसे बोल दे कि ए प्लस बी संख्या टोटल मिला दी जाए तो एवरेज कितना होगा, तो भी पी ही होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहां पर आपसे बोला गया व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप। तो भैया टोटल ग्रुप में 30 बच्चे थे, 30 में से 12 का एवरेज 62 है और बचे हुए का भी एवरेज 62 है, तो ओवरऑल कितना एवरेज बनेगा, तो वो भी 62 बचेगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहां पर सिर्फ आपका चेक किया जा रहा था कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं अलजेब्रा का, ठीक है। आगे देखिए, बेईमान व्यापारी, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल हिज ग्रोसरी यूजिंग वेट दैट आर 12% लेस देन द ट्रू वेट। भैया इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पिछले जितने भी सेट्स कराए, लाइक एसएससी जीडी का ले लो, एसएससी जीडी के अलावा एसएससी सीएचएसएल का ले लो, एसएससी सीजीएल 2023 के जो सेट्स कराए, उसमें ये क्वेश्चंस के कंसेप्ट मैंने बहुत ही ध्यान से आपको क्लियर किए हुए हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेईमान दुकानदार वाला जब भी क्वेश्चन आता है और आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालने का बोलता है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका रेशियो तो एज इट इज रहने देना, लेकिन जो भी वेट का रेशियो होगा ना उसको इनवर्स कर देना, उसको इनवर्स कर देना। इनवर्स मतलब अपोजिट कर देना। यहां पर मैं क्लियर करता हूँ कंसेप्ट। यहां पर बोला है कि एक बेईमान दुकानदार ने अपनी ग्रोसरी बेची, अपना सामान बेचा किराने का, और उसमें उसने 12% कम वजन का यूज किया। तो वेट कितना, 12% कम वजन का यूज किया ना, तो वेट मतलब अगर 100 देना होता तो उसने 88 दिया, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 10% का प्रॉफिट उसको हुआ, 10% का मतलब 100 की चीज थी तो 10% प्रॉफिट मतलब 110। ये दो रेशियोज गिवन है। मैंने ये बोला आपसे कि अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो वो इन दोनों पर डिपेंड करेगा, वेट पर और प्राइस पर, ठीक है, कि कितना वजन दे रहा है और कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो यहां पर हमको क्या करना है, अगर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है तो भाई प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो तो वही है, 10 से 11 बोल सकता हूँ, 10 से 11। लेकिन जो वेट का रेशियो होता है ना हमेशा वो इनवर्स हो जाता है। इनवर्स का मतलब अपोजिट हो जाता है। तो इसका मैं प्रॉपर अगर रेशियो ले लूंगा तो वो कितना हो जाएगा, तो ये 25 से 22 हो जाएगा क्या। तो इसको अपोजिट करके लिखना, मतलब 22 से 25। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बस इनको मल्टीप्लाई करना आपस में, उससे ही ओवरऑल आपका प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करने से बेस्ट ये है सर कि मल्टीप्लाई होकर कट नहीं है बाद में, तो पहले ही काट देता हूँ। कैसे कटेंगे, 11 1 जा 11 2 जा कट गया, ठीक है। अच्छा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो कितना बचा, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करना था आपस में, और यहाँ 5 1 जा 5। तो कोई चीज 4 से 5 हो रही है तो कितना प्रॉफिट लगा हो रहा है भैया, एक का प्रॉफिट कितने पर, 4 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो रहा है टोटल, 25% का प्रॉफिट। ये आपका आंसर, गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 यूनिट देन द एरिया इज, देखिए आपको बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी देख लीजिए ध्यान से। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमने साइड मान ली कि तीनों साइड ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी बाहें बराबर हो। बाहें मतलब, बाहु मतलब जिनकी साइड्स, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। और तीनों साइड अगर बराबर है इसका मतलब कि उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन अभी एंगल का काम नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती है। तीनों साइड्स बराबर होती है तो इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर तो ओवरऑल इसका एडिशन ही होगा तो वो 3a हो जाएगा। और दूसरा इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, √3/4, और साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। गॉट इट। यहां पर हमको बोला गया है कि उसका पेरीमीटर है 36। 36 मतलब 3a की वैल्यू 36 दी हुई है, तो यहां से साइड इसकी कितनी आ रही है, 12। मतलब साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आपसे बोला इसका एरिया निकालने का, तो एरिया कितना निकलेगा भैया, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर मतलब 12 इंटू में 12। ये तो यहां से 4 3 जा कट गया, तो 12 3 जा हो जाएगा 36 √3। तो इसका आंसर आ जाएगा 36 √3। ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई। अगर आपको समझ में आ रही है क्लासेस, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है भैया। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा का मतलब होता है, साइन थीटा को हम बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा को मैं बोल सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है। इसका बेसिक मैं नहीं बता रहा हूं कि कैसे बोल सकता हूं, अभी सिर्फ आप याद रख लें, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। फिर टेन थीटा का मतलब हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा को भी हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद कॉसेक को हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है। अब यहां से एक चीज और मैं बता देता हूं आपको भाई, साइन और कॉस पता है कब बराबर हो रहे हैं, देखिए कब इक्वल हो रहे हैं ये,
जब दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 आ रहा हो, इसका एंगल कितना है भैया, थीटा, और दूसरे वाले का कॉस का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, थीटा से थीटा कटा तो एडिशन कितना आ रहा है 90। यही सब में हो रहा है, यही सब में हो रहा है। इसका मतलब गोल्डन स्टेटमेंट यहां से ये बन गया सर कि जब भी दोनों एंगल का सम, जब भी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा होगा, उस केस में ये लोग आपस में बराबर होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बराबर होंगे। अब यहां पर देखिए भैया, सेक और कॉसेक कब बराबर होंगे, जब इनके एंगल का सम 90 डिग्री क्या बन रहा है सर, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बराबर है मतलब ये कट जाएंगे कि आपस में, तो 1 आ जाएगा। और ये देखिए कॉस और साइन बराबर कब होंगे, जब एंगल का सम 90 होगा, एंगल का सम 90 हो रहा है तो ये भी 1 से कट जाएंगे, मतलब दोनों आपस में कटेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन। ये आपको निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है, और आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ध्यान से देखिएगा भाई, x माइनस 1/x अगर आपको k दिया हुआ है और आपसे बोला जा रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो ध्यान से एक चीज समझिएगा, अगर आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है k, और अगर आपको निकालना है x माइनस 1/x, तो वो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 2, के स्क्वायर माइनस में 2। तो सर अगर मैं इसका यूज करता हूं कि x प्लस 1/x की जगह k की जगह ये दिया हुआ है 2√10, तो यहां पर अगर मुझे माइनस वाला निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 2√10 का स्क्वायर माइनस में 2। तो कितना हो जाएगा ये 4 10 40 माइनस 2 कितना हो जाएगा 38। क्या इतना समझ में आ गया। अब यही होता है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम। हाँ अंडर रूट भी तो आता है ना, सॉरी, ये 4 होता है और अंडर रूट में आता है, 4 होता है और अंडर रूट में आता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये 4 होता है, के स्क्वायर माइनस में 4। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा जब हम ये स्क्वायर करेंगे। अच्छा ये बना कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी बच्चे भाई जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, देखिए एक बार बस इसको लास्ट में बताऊंगा, अभी स्टार्टिंग के सेट्स हैं इसलिए आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। जब एक बार हमारा रिदम बन जाएगा तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वहां पर फिर मैं ये बेसिक चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है मैं इसको स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू में 1/x इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कट गया भैया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे के स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। लेकिन मुझे निकालना है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू में 1/x। ये तो कट गया भैया। तो सर ये वैल्यू तो हमको गिवन है कितनी, के स्क्वायर माइनस में 2, और माइनस में 2 चल रहा है तो के स्क्वायर माइनस में 4 आ गया, और ये स्क्वायर हटकर यहाँ रूट आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको वही तो बोल रहा था कि अगर x प्लस 1/x के दिया हुआ है और आपको x माइनस 1/x निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 4 का अंडर रूट। तो यहां पर वही हमको करना है। अब मैं रब कर रहा हूं इतनी चीजें, ठीक है, रब कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। देखिए इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि ये तो आपको आ गया होगा भाई। अब चलिए देखते हैं। तो यहां पर अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x निकालना है तो क्या हो जाएगा 2√10 का स्क्वायर माइनस में 4 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 40 माइनस में 4 कितना हो जाएगा 36 का कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गई बात। अच्छा x माइनस 1/x अपना 6 आ गया। अगर आपको x माइनस 1/x गिवन है और आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, ये होता है k क्यूब प्लस 3k। तो क्या हो जाएगा सर ये 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 6। तो 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 3 6 18, तो ये हो जाएगा 234। ये आपका आंसर है, ठीक है। भाई अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद कितने बच्चों के दिमाग में ये घंटी बज रही है कि सर हमारा एलजेब्रा अभी कंप्लीट नहीं है, हमको ये चीज दिमाग में जा नहीं रही है। किन किन को एलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट की एक मैराथन क्लास करना है। अगर आपको एलजेब्रा पढ़ना है तो एलजेब्रा की मैं क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, अगर आप चाहते हैं रिसेंट में अभी मैं पढ़ा दूं लेटेस्ट पूरे कंसेप्ट के साथ, तो कमेंट में बताएं लिखकर, ठीक है। आगे देखिए यहां पर दिया हुआ है यदि ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू ये दी हुई है और ए साइन एक्स बराबर बी कॉस एक्स दिया हुआ है और आपको ये निकालने का बोल रहा है, और एक चीज बोली गई है कि एक्स ना तो 0 डिग्री या ना ही 90 डिग्री है, तो फाइंड करिए। भैया जब इसने बोल दिया कि एक्स ना तो 0 डिग्री है ना ही 90 डिग्री है, तो सर एक्स की जगह मैं और कुछ ले सकता हूँ, 45 डिग्री सबसे ईजी लगता है मुझे, 45 डिग्री।
क्या ले सकता हूं? चलिए, तो ले लिया हमने भैया। 45 डिग्री अगर मैं सब में पुट कर देता हूं तो क्या होगा? देखिए 45 डिग्री अगर मैं पुट करता हूं तो यहां पर ए 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मैं अगर क्यूब करूंगा, साइन 45 क्या होता है, यहाँ पर 45 पुट करूंगा तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 0 1/2 1/√2। और इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। तो बस वही हो जाएगा, ए इंटू में 1/2√2 प्लस बी इंटू में 1/2√2 इक्वल टू में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो रूट 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 1/2 1/2 ये कॉमन कट गया भैया। तो यहां पर आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू √2। ये यहां से एक चीज क्लियर हुई अपने को। ठीक है, उसके बाद यहां अगर मैं पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा सर, ए देखो दोनों बराबर ही होते हैं तो ये तो कट जाएंगे, क्योंकि 45 पुट कर दिया, वो दोनों बराबर होते हैं, तो यहां से आ जाएगा ए इक्वल टू बी। क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी आ गया है, इसका मतलब यहां से मैं ए को भी ए मान सकता हूँ और बी को भी ए, तो यहां से 2a की वैल्यू √2 मान लेता हूं दोनों को, क्योंकि बोला ना ए की जगह बी पुट कर सकते हैं, बी की जगह ए पुट कर सकते हैं। तो यहां से ए क्या आ जाएगा, 1/√2। ए 1/√2 तो बी भी कितना आ जाएगा, 1/√2। आपको निकालना क्या है भाई, दोनों का स्क्वायर। देखिए ये मेथड मेरे हिसाब से सबसे अच्छी नहीं है, बच्चों को लगती है कि भाई पुटिंग वैल्यू सबसे अच्छी है, लेकिन इसका मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, जब ए का स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/√2 का फिर स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 1, सॉल्व करके आ जाएगा 1, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका 2 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसका मैं बेसिक तरीका बताता हूं भाई। आपको लगता है कि हर समय बेसिक सही नहीं होता, लेकिन आपको दोनों मेथड्स आना चाहिए। ये देखकर आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर बेसिक काम कर। देखिए मैं मानकर चलता हूँ सर मैं इसको बेसिक से ही करूंगा। किससे करूंगा? बेसिक से ही करूंगा। मैं ये बोलता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साइन एक्स कॉमन है। अच्छा यहाँ पर बोला गया है ए साइन एक्स बी कॉस एक्स के बराबर है। यहाँ पर ए साइन एक्स बी कॉस एक्स के बराबर है, तो क्या यहाँ पर ए साइन एक्स दिख रहा होगा? तो मैं इसमें से ए साइन एक्स को अलग कर देता हूं, बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स। कितना बच रहा है? प्लस बी कॉस क्यूब एक्स ही रहने दूंगा मैं। एक सेकेंड, ए साइन एक्स ना, हाँ ठीक है, यहाँ क्यूब एक्स ही रहने दो, इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अच्छा यहां से हमको ये चीज देखकर कुछ घंटी ये बज रही कि सर ए साइन एक्स की जगह मैं बी कॉस एक्स लिख देता हूं, तो यहां हो जाएगा बी कॉस एक्स इस पूरे की जगह, और इनटू में साइन स्क्वायर चल रहा है। अच्छा यहां पर देखो एक बी कॉस एक्स अगर मैं यहां से भी अलग कर दूं तो एक पेयर बन जाएगा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। क्या इतना समझ में आ गया? अच्छा कॉस एक्स और इधर भी कॉस एक्स, साइन एक्स और इधर भी साइन एक्स, क्या इधर कुछ कटने वाला है? आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर कुछ कटते हुए? तो आप बोलेंगे सर यहां से अगर मैं बी कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू दी हुई है आपको साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अच्छा ये तो सभी जानते हैं, जन्म सिद्ध है भाई, ये तो 1 होता है, तो ये 1 होता है तो इसकी आगे 1 आ जाएगा। तो यहां से बी कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? तो आप बोलेंगे बी की वैल्यू आ गई साइन एक्स। अच्छा बी की वैल्यू अगर साइन एक्स आ गई, मुझे बताइए, अगर बी की वैल्यू साइन एक्स आ गई, बी की वैल्यू अगर साइन एक्स आ गई तो इसमें अगर मैं पुट करूंगा बी की वैल्यू साइन एक्स, तो यहां से ए साइन एक्स इज इक्वल टू बी की जगह में पुट करूंगा साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स। तो सर यहां से साइन एक्स कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस एक्स। ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू इतनी, आपको बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसकी घंटी नहीं बजी सर? ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की कॉम्बिनेशन अभी बताया 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ गया। ये इजी मेथड है, इसलिए बोलता हूं कि बेसिक करना जरूरी है। आपको हर समय ये देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि वैल्यू पुटिंग से और हम इससे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999 सो दैट 99 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। यहां पर ये बोला गया है कि 999 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे योगफल को 99 पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ये बोला जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब मैं बोल रहा हूं कि 999 में ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं कि ये पूरा जो है ना, ये 99 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं 999 को सिंपल लिखता हूं और इसको मैं 99 से डिवाइड करता हूं, तो 99 वन जा तो 99 हो जाएगा। अब कितना बच रहा है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच रहा है आप ये बताइए? रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर नॉट रिमाइंडर। रिमाइंडर बच रहा है 9। रिमाइंडर बच रहा है 9। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल जो कट नहीं रहा है। मतलब या तो ये 9 को हटा दो, दो ऑप्शन है इसको पूरे कटवाने के। 999 को अगर पूरा काटना है तो दो ऑप्शन है,
सर या तो इस 9 को इसमें से हटा दो, मतलब इसमें से 9 माइनस कर दो तो 990 बचेगा, वो पूरा कट जाएगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि सर 9 में ऐसा मैं क्या जोड़ दूं, तो आप बोलेंगे सर हम इसमें अगर 90 ऐड कर दें, 90 ऐड कर दें, तो ये पेयर भी, रिमाइंडर भी 99 बन जाएगा। वो 99 बन जाएगा मतलब वो पूरा कट जाएगा 99 से। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ पर दो ऑप्शन थे, या तो 9 को माइनस कर दो या 99 90 को ऐड कर दो। तो यहाँ पर ये बोला गया कि इसमें से मैं क्या ऐड कर दूं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 90 ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा। क्या समझ में आ गया? रिमाइंडर 9 बच रहा था, इसमें मैं 90 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो 99 रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि पूरा कट जाएगा 99 से। गॉट इट? चलिए, शेषफल का मतलब ही होता है जो बचा हुआ है। द इंटरेस्ट accrued on a sum of rupees 16,000 lent at a simple interest at 14% per annum for the time in those many years, which gives a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum। यहाँ पर सिंपल सी बात ये बोली जा रही है कि उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की, ये भैया गूगल ट्रांसलेट किया गया इसलिए ये प्रॉब्लम दिख रही है आपको। यहाँ पर बोला गया कि 14%, उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा। आपसे सिंपल ये बोला जा रहा है 16,000 रुपीज है प्रिंसिपल, उस पर 14% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा। यदि वही इंटरेस्ट, यदि वही जितने वर्षों में, मतलब सेम समय में, यहाँ पर समय हमको नहीं पता है, वो बोल रहा है उतना ही समय दूसरी कंडीशन में लग रहा है जहां पर रेट है 10%, और यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज के रूप में क्या 3/5 भाग, यहाँ पर बोल रहा है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो 3/5 मिल रहा है किसका, प्रिंसिपल का। तो यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालूंगा तो वो 3/5 आ जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल 5 है तो ब्याज 3 मिल रहा है। सर प्रिंसिपल 5 है, ब्याज 3 मिल रहा है, तो रेट परसेंट कितना हो रहा होगा, एक बात बताओ, टोटल ब्याज कितना मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर 3 ब्याज मिल रहा है 5 पर, परसेंट में जाऊंगा तो 100 का मल्टीप्लाई, तो टोटल सर ये 60% ब्याज मिल रहा है, 60% ब्याज कमा रहा है। और यहाँ पर ये रेट बोल रहा था 10%, तो 10% के हिसाब से कितने सालों में 60% ब्याज कमाया होगा, तो आप बोलेंगे सर टोटल 6 साल में कमाया होगा, 6 ईयर में। तो यहाँ पर हमारा टाइम की वैल्यू निकल कर आ गई 6 ईयर। अब आपसे क्या बोल रहा है, 16,000 रुपए की राशि है आपके पास, 14% का ब्याज लगाना है, 6 साल का ब्याज कितना होगा, परसेंट हटाकर नीचे 100 कर दो। तो 2 जीरो से सुन सब सुन, किसकी धुन, प्यार की धुन। तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सुन एक जीरो तो साथ में आएगा ही। उसके बाद यूनिट डिजिट देख लो, सबकी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। 6 4 जा 24, 4 0 जा 4 6 जा 24, 4 आ जाएगा लास्ट में। 40 किस में आ रहा है भैया, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सिर्फ इसी में आ रहा है। सभी को समझ में आ गया भाई, जितने भी बाबू सोना यहाँ पर बैठे हुए सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है इतना बड़ा, ये बिल्कुल थ्योरी लिख कर रख दी है भाई। बाबर का युद्ध है क्या ये? नीचे दिया गया बार ग्राफ, इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखिए द बार ग्राफ बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन लैक्स in lakh ton by 4 companies ABCD over the period of 4 year। ठीक है, 2010 से 2013 तक आपको बोला जा रहा है बार ग्राफ को स्टडी करना है और क्या निकालना है, कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर ऑफ कंपनीज ए एंड सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी एंड डी। भैया कुछ नहीं करना है, आपको एवरेज प्रोडक्शन निकालना है। तो ए और सी का कितना एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है, एक सेकंड, इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, आई डोंट नो इसका ऑप्शन क्या है। हम देख लेते हैं बिना ऑप्शन के जो आ रहा है हम वो देखते हैं, आंसर है ना, ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो यहां पर बोला गया एवरेज निकालना है ना भाई, तो मैं पहले तो ए और सी का निकालूंगा। ए कहां पर है भैया, ए कंपनी कौन सी है, ए है ब्लू और सी है ये ब्राउन, तो ये है और ये है, ठीक है। तो यहां पर इसका टोटल कितना हो रहा है, 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110। 2010 से 13 तक पूरा जाना है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल। तो आप बोलेंगे सर एक साल का ये टोटल देखेंगे हम यहाँ पर, तो पॉपुलेशन 110 है, 110 और 90 200, 200 और 200 और 190 कितना हो जाएगा, 390। 390 में 40 जोड़ेंगे तो 430, 530, 530 में 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 610, 710, 710, 730, 930, 930 में 50 ऐड करेंगे तो 980, तो 1180 हो जाएगा, कितना, 1180, 1180 या फिर 11,080, कुछ भी कर सकते हैं, अपॉन में 3, ये एवरेज हो गया। 3 नहीं, 1 2 3 4, टोटल 4 हो जाएगा, ये एवरेज हो गया। अच्छा दूसरा क्या बोला गया है, कितना ज्यादा या कम है किससे, बी एंड डी से। बी और डी कंपनी देखिए कौन सी, बी और डी, ये 190 दोनों को ऐड करके, 190 के बाद इन दोनों को तो 290, 290 में 70 ऐड किया तो 360, 460, 460 में 510, 610, 710, 810, 810, 820, 1020, 1280, 1280 डिवाइडेड बाय फिर 4 हो जाएगा।
देखो रेशियो ले लेते हैं हम, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कोई इशू नहीं है भैया। 259 हो जाएगा और 2 6 2 4 ये आ गया भाई रेशियो। क्या बोल रहा है, रेशियो लेकर भी हम सॉल्व करेंगे तो बोल रहा है कितना ज्यादा या कम है, कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो ये ज्यादा दिख रहा है, कितना ज्यादा है सर, तो आप बोलेंगे इससे ये कम है, कम है ना, कम है। हाँ, तो कितना कम है ये, तो आप बोलेंगे सर 4 और एक 5 कम है, टोटल 64 पर, परसेंट में जाने के लिए 100, तो ये आ जाएगा 500 अपॉन में 64। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके अप्रॉक्स आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। इसका कमेंट में आंसर लिखकर बताएं इसको सॉल्व करके, जितने भी भाई देख रहे हैं इसका कमेंट में आंसर लिखकर बताएं। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त में एक सर्कल में दो कॉर्ड है, ये एक सर्कल है, दो कॉर्ड बना लेते हैं भाई, एक है एम एन, एक है पी क्यू, इंटरसेक्ट करती है ओ पर। एम ओ की वैल्यू दी हुई है आपको 9 और ओ एन की वैल्यू दी हुई है 5 और ओ क्यू की वैल्यू दी हुई है 6 और आपसे बोल रहा है ओपी निकालिए, ये निकालने का। भाई तो जब भी दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर ये रूल बनता भाई, इसका मल्टीप्लाई इनटू में इसका मल्टीप्लाई बराबर होगा इसके मल्टीप्लाई इनटू में इसके मल्टीप्लाई के। तो यहां पर ओ एम की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे वो 9 है। ओ एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, इक्वल टू ओ क्यू कितना है, तो बोलेंगे 6 है, और ओपी निकालना है। बस ओपी क्या आ जाएगा, 45 अपॉन में 6, 6 7 42, 6 5 30, 7.5 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, एक आयताकार आंगन में 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर ब्रॉड है। मतलब कुछ नहीं है, रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दी हुई है 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो इसको प्रॉपर कर लूंगा तो 400 मीटर, तो ये 400 सेंटीमीटर और ये तो 495 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, तो सर 16 मीटर और 65, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 1665 सेंटीमीटर। पूरा टोटल मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया इसको, कोई शक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या बोला गया है, इट इज टू बी पेव्ड विथ द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपको इसको स्क्वायर से पैक करना है। भाई एक बात बताइए, अगर मैं देखो स्क्वायर से अगर पैक करोगे तो जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वही वो स्क्वायर का एरिया भी बन रहा होगा, साइड स्क्वायर करके। और मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ साइड एन करीब बन रही होगी, नंबर ऑफ टाइल्स स्क्वायर शेप की एन लग रही होगी इस एरिया में। तो यहां पर अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 495 इंटू में 1665, तो इक्वल टू में एस स्क्वायर का होगा और इंटू में एन होगा। अब देखिए यहां पर क्या बन रहा है, हमारा मोटिव है एस स्क्वायर यहां पर निकालना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर इसमें से बाहर निकालना। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा, अगर यहां पर मैं कुछ देखता हूं, ध्यान से देखता हूं, तो आप बोलेंगे सर ये बन रहा है 5 9 जा 45 और 5 9 जा, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं 11 इंटू में 9, ब्रेक करके लिख दिया। यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर ये भी 11 से आ सकता है अगर करेंगे, और नहीं आया तो 9 से कर सकते हैं। 9 1 जा 9, कितना बचा 7, 9 8 जा 72, कितना बचा 4, 9 5 जा 45। ठीक है, अच्छा इसको फिर फर्दर ब्रेक कर सकता हूं, कितना 5 इंटू में 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 5 5 का पेयर बन गया परफेक्ट स्क्वायर, 11 का पेयर नहीं बना, 9 9 का पेयर बन गया परफेक्ट स्क्वायर, तो 11 और 37 सिंगल रह गए। तो एस स्क्वायर में कौन कौन काउंट हो जाएगा, तो सर आप एस स्क्वायर का बोलेंगे तो वो हो जाएगा 5। ठीक है, 5 5 आ जाएगा, उसके बाद 9 9 आ जाएगा, लेकिन सर 11 और 37 सिंगल हो जाएंगे जो कि एन का काम कर रहा है, 11 और 37। तो 11 और 37 का मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर है। इतने ही टाइल्स बन रहे होंगे, मिनिमम बोला हुआ है। क्या बात समझ में आ गई, चलिए। दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच में हुए एक चुनाव को कुल वैध मतों का 78 मत प्राप्त हुए। क्या हुआ भैया, दो लोगों के बीच में क्यू, पी और क्यू के बीच में इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, पी को 78% किसके मिले, वैलिड वोट्स के मिले भैया। ठीक है, यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या इतनी है, देखिए टोटल जो वोट है वो 75,60,000 है, कोई शक नहीं। 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इसमें से क्या हुआ भैया, 10% ने अपने वोट नहीं डाले, ये गए नहीं वोट डालने। अब उसके बाद जो बचे वो 90% हो गए। अब उन 90% में क्या हुआ भैया, उन 90% में भी 15% मत तो अवैध घोषित कर दिए गए। तो जो भी ये 90% होंगे इस टोटल के, ये इसको मैं टी मान लेता हूं, तो 90% टोटल का जो भी होंगे ना, उसमें से भी 15% तो अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इनवैलिड। तो इसमें से वैलिड कितने, 85% रहे होंगे। और उन्हीं वैलिड 85% की वैल्यू आपको यहां पर क्या बोला गया है, पी गॉट 78% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। पी को जो मिल रहा है
टोटल वैलिड वोट का, तो ये तो वैलिड वोट ही आ गए ना अपने, ये आ गए वैलिड वोट। आपसे क्या निकालने का बोला है? आपसे बोला गया है क्या, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट क्यू गॉट इफ 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। वो बोल रहा है कि क्यू को कितने वोट मिले, क्यू को कितने वैलिड वोट मिले, आपसे क्यू का पूछ रहा है। चलिए जान देते हैं क्यू को जो भी मिला हो। सबसे पहले वैलिड वोट हमारे आ गए, वैलिड वोट हम यही मानेंगे, ये हमारे वैलिड वोट है। हमको निकालना क्या है सर, ये तो टोटल वैलिड वोट्स आ गए कि इतने वैलिड वोट्स हैं। अब उसमें से 78% वोट तो पी को मिले, तो क्यू को कितने मिले होंगे वैलिड वोट? तो आप बोलेंगे सर क्यू को जो भी आएगा ना उस टोटल का कितना, 78% इसको मिले तो 22% इसको मिला होगा। तो बस इसको सॉल्व करना, ये क्यू के वैलिड वोट आ गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर हवन नहीं करेंगे, 90% हटाकर नीचे 100 इंटू में टी की जगह आ जाएगा 756, 4 बार 0, इंटू में 85 अपॉन में 100, इंटू में 22 अपॉन में 100 भैया। 4 0 से तो ये 4 0 सीधे मैंने 60 से उड़ा दिए, 1 0 से ये 1 0 उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ये 2 बार में कट गया, 5 से ये 17 बार में कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, ठीक है। 17 को मैं 11 को टच नहीं करता हूं, 17 को टच करता हूं। 17 5 जा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 17 5 जा होता है 85 का 5, 8 कैरी ओवर। 17 7 जा कितना होगा, तो 17 7 जा होगा 119, 119 में 8 8 किया तो 127, इंटू में 9, इंटू में 11। 9 से करते 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी ओवर, 9 7 जा 63 और 4 67 का 6 कैरी ओवर, 18 और 6 24 का 4, 2 कैरी ओवर, 9 1 जा 9 11, फिर कितना आ गया 11। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा, सात 11 5 55 का 5 आ जाएगा, 5 कैरी ओवर आ जाएगा, 11 7 77, 77 में 5 8 किया तो 82, कहीं गलत हो गया भाई, कहीं गलत हो गया अपना आंसर। देख लेते हैं भाई कहाँ गलत हो रहा है। ओके, यहाँ हमने 75 से ही कर दिया, यहाँ 6 भी मौजूद था, ठीक है। वो छोटा आंसर आ जा रहा है, इतना छोटा है नहीं, ठीक है। चलिए फिर से कर देता हूँ मैं, यहाँ पर देख लीजिए मल्टीप्लाई किस किस को करना है। यहाँ पर 9 बचा, इंटू में 7 5 6 बचा है, इंटू में 17 बचा है, और इंटू में 11 बचा है। 17 इंटू में 11 बचा है, ठीक है। चलिए तो मैं बोल रहा हूँ 17 6 जा कितना होगा, तो 17 6 जा 102 का 2 हो जाएगा, 10 कैरी ओवर। 95 का 5 हो जाएगा, 9 कैरी ओवर, तो 128 आ जाएगा, और इंटू में 9 इंटू में 11। अच्छा यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, देखिए सबकी यूनिट डिजिट अलग नहीं है, एक की ही अलग है। 9 1 9, 9 2 18, 8 यूनिट डिजिट एक में ही आ रही है भाई, तो इसलिए यही आंसर होगा। बाकी आपकी इच्छा पे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर यूनिट डिजिट से आंसर मैच हो रहा है तो यही करिए। बस आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आपने जो करा है वो सही है। अगर आपने जो करा है वो सही है तो आप यहाँ पर इस तरीके से स्मार्ट ट्रिक लगा सकते हैं यूनिट डिजिट्स, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन में, दी फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन यूनिवर्सिटी 7000। क्या बोला गया है, इन बीकॉम देयर आर 60% गर्ल्स। भैया बीकॉम में भी 60% लड़कियां हैं, 60% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे बीकॉम में, 40%। आगे क्या बोला गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस में 40% बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी रही होगी भैया, तो आप बोलेंगे 60% गर्ल्स रही होगी। आगे क्या बोला गया, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड बीकॉम कंप्यूटर साइंस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो बीकॉम में लड़कियां निकालते कितनी, क्योंकि उसने गर्ल्स का ही बोला है। देखिए बीएससी और बीकॉम कोर्स में लड़कियां ने कितने में एडमिशन लिया, तो अगर बीकॉम की लड़कियां निकालना है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर टोटल 7000 का 20% तो बीकॉम में आए, 20% मतलब 1/5, और उसमें से भी लड़कियां कितनी है, तो वो है 60%, मतलब कितना 3/5। तो ये 25 चले गया, 25 से इसको काटेंगे, 25 4 जा 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 12 7 जा 84, 840 आ गया। आगे क्या बोला गया, बीकॉम कंप्यूटर साइंस, बीकॉम कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में कितनी लड़कियां हैं, 25%। तो 7000 का अगर मैं निकालूंगा 25%, तो कितना हो जाएगा, 7000 का 25% 1/4, और उसका भी उसमें भी गर्ल्स कितनी है, 3/5, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 25 जा 100 हो जाएगा, 35 3 जा हो जाएगा 105 और 0, ठीक है। 1050 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा ना भाई अप्रोक्स, तो 7000, 535 3 जा 105, सही आ रहा है। दो टोटल ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 18, 1890, 1890, और परसेंट में जाने के लिए 100। सुन सबा सुन प्यार की धुन, 1 0 से 1 0,
7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 27% आंसर है। ठीक है, पूरा सॉल्व किया, थोड़ा सा जल्दी स्पीड में करना है इसको सॉल्व। आगे क्वेश्चन बोला गया है, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है भाई? ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लो भैया, जिसमें राइट एंगल बन रहा है सी पर, मतलब ए बी और सी पर राइट एंगल बना दिया, और हमेशा आपको याद रखना है, आपको क्लॉकवाइज जाना है। जिसमें 10 ए आपका √3 दिया हुआ है, 10 ए मतलब ये √3, 10 ए। देखिए 10 थीटा क्या होता है, हमेशा जानते हैं 10 थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया √3, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है √3। तो भैया √3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब परपेंडिकुलर है √3 और बेस है 1। तो ये कितना आ जाएगा अपने आप 2, पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना ही है। एक बात बताइएगा भाई, यहाँ पर देखकर कुछ घंटी बज रही है या नहीं? अगर 10 a √3 दिया हुआ है तो 10 √3 कब होता है? जब एंगल ए कितना हो, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री वाले में ये 30 डिग्री होगा। तो ए प्लस बी क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर एंगल ए प्लस बी 90 डिग्री हो गया तो ये पूरा कॉट 90 तो जीरो होता है। भैया कॉट 90 डिग्री जीरो होता है। अगर कॉट 90 जीरो पुट कर दिया तो ये पूरा आंसर जीरो ही तो हो जाएगा, तो यही तो आंसर है, सॉल्व करना ही नहीं था। व्हाट, चले, बड़ा खतरनाक दिख रहा है लेकिन होगा नहीं। अज्ञात मान, वाह। सॉल्व द गिवन सेट ऑफ 3 इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ द अननोन। ठीक है भैया, हमको इनकी वैल्यूज निकालना है। मैं कुछ नहीं करता हूं भाई, इन तीनों इक्वेशन को देखकर सब्स्टिट्यूट करता हूं। यहां पर देखिए, इसको अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिक्टो इसके जैसी बन जाएगी, क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है, एक्स जेड। तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 6z = 9। और लास्ट वाली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5z = -13। इनको सिंपली अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस करने में साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये प्लस करेंगे तो 11z = 22। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। z की वैल्यू 2 किस किस में, इसमें और इसमें, तो ये दो आंसर तो गए भैया। ठीक है, अब z की वैल्यू 2 आ गई, अगर मैं z की वैल्यू 2 पहली इक्वेशन में ही पुट कर देता हूं तो x कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू में 2 = 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। x की वैल्यू -1 किस में है, इन दोनों में से? सर इसमें -1 नहीं है, सिर्फ इसमें, तो यही आंसर है। y की वैल्यू निकालना ही नहीं है। समझा क्या भाई? चलिए अगला क्वेश्चन। एक टंकी को भरने में दो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों पाइप मिलकर किसी टंकी को, मान लेते ए और बी है, दोनों पाइप मिलकर किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। पहले पाइप को ओपन किया जाता है टैंक इन 1.5 टाइम्स एज फास्ट है। यहां पर बोला जा रहा है कि पहला पाइप है ना भाई, पहला पाइप है, वो दूसरे पाइप से, वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 टाइम्स फास्ट, मतलब 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 टाइम्स। तो मैं बी को ऐसा दो मान लूं, क्यों? क्योंकि दो का डेढ़ गुना करूंगा तो वो 3 हो जाएगा। तो वन पाइप, जो पहला पाइप है मान लेते हैं ए है, वो डेढ़ गुना तेजी से, मतलब इतने समय में बढ़ रहा होगा, तो ये एफिशिएंसी है। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 2 से 3, टाइम हो जाएगा 2 से 3, टाइम का रेशियो, क्योंकि एफिशिएंसी और समय एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कैसे भाई? अगर कोई व्यक्ति की क्षमता ज्यादा है तो वो समय उसको कम लगेगा, किसी व्यक्ति को कम समय लग रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है। और अगर किसी की क्षमता कम है तो उसको समय ज्यादा लगेगा, तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो सर यहाँ पर हमारा ये रिलेशन आ गया टाइम का। अच्छा, यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है, यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि फास्टर पाइप कौन सा है? फास्टर पाइप ये रहेगा भैया, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो वो अकेले कितनी देर में भर देगा टैंक को? तो आप बोलेंगे सर 15 मिनट में टोटल, अगर दोनों मिलकर 15 मिनट में भर रहे थे तो टोटल वर्क कितना था? तो आप बोलेंगे सर 15 मिनट के हिसाब से दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 काम कर रहे थे, 3 2 5, तो टोटल वर्क तो इतना हो गया। अब इसको मुझे ए से कराना है, इसको ए से कराना है, तो ए की एफिशिएंसी से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे हर एक दिन में ए जो है वो 3 काम कर रहा है, तो टोटल ही आ जाएगा। वैसे इसकी कोई जरूरत थी नहीं हमको, तो 3 5 = 15, तो 5 5 हो जाएगा 25, तो 25 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप कि ये समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने दिवाली के पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर कई छूटें दी। एक शॉपकीपर ने डिस्काउंट देने की सीरीज स्टार्ट की, कब? दिवाली के टाइम पर। वो सेलिंग प्राइस पर छूट देता है, जिसका मार्क्ड प्राइस है 1200 रुपए, जिस पर 15% और 10% की छूट देता है। पहले 15% की छूट दी तो वो हो गया 85%, फिर 10% छूट दी तो 190%। तो मुझे बताना क्या है कि अब इसका जो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो परसेंट हटाकर अगर मैं दोनों का 100 नीचे कर देता हूँ तो 10 9 जा 10 10 जा, ये कितना हो जाएगा, 5 17 जा 5 20 जा, जीरो से दो, जीरो से दो जीरो कट गया, 2 6 जा 12। तो ये हो जाएगा 6 इंटू में
79 का कितना होता है 153, 6 3 18 भैया, एक ही में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यही आंसर है 600, 300, 900, 918। ठीक है चलिए। देखिए ये तो बकवास होता है, ये सब दिया हुआ है यहाँ दिख रहा है हमको, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010, ये नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट है, उसमें से भी क्वालिफाई कर रहे हैं 60%। तो यहां पर बोला गया है इसमें से द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 5 से 7 है, मेल से फीमेल का जो रेशियो है वो 5 से 7 है, जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनमें से। ठीक है, आउट ऑफ द क्वालिफाइड। ठीक है, आगे क्या बोला, इफ नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम एक्स इन 2010 इज 168। भैया अब जो फीमेल है 2010 में जो क्वालिफाई कर रही है वो कितनी है 168 है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है भैया, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 5:7। तो सर मेल से फीमेल का रेशियो मतलब फीमेल यहां पर 7 है, तो अगर फीमेल यहां पर 7 है तो उसके हिसाब से अगर मैं टोटल निकालता हूं, यहां पर निकालने का क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट। तो सर यहां पर मैं टोटल पांच ही होंगे ना, टोटल 12 कैंडिडेट्स होंगे। तो 7 की वैल्यू अगर इतनी है कितने गुना, 7 2 14, 7 4 24 गुना, तो यहां से 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 4 48 का 8, 12 2 24 और 4 168 आ गई। तो टोटल यहां पर जो क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई करने के बाद मेल फीमेल है, तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 2010 में, वो टोटल कितने हैं 168 है। 168 है। उसने आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट, अपियर्ड कैंडिडेट क्या बोला गया, अपियर्ड कैंडिडेट। तो सर अपियर्ड कितने होंगे एक बात बताइएगा, ये तो क्वालिफाइड 60% है, मतलब ये 60% की वैल्यू रही होगी, टोटल अपियर कितने 100% हुए होंगे ना। तो 60% की वैल्यू अगर इतने गुना है, तो अगर मैं इनका रेशियो लूंगा 2 3 जा 5 जा, 3 की वैल्यू इतने गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी, तो कितने गुना हो रही है ये 56 गुना, नहीं, हाँ 56 टाइम्स हो रही है। नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर, 60% की वैल्यू इतनी, तो 168 की वैल्यू 60% है, हमको 100 की निकालना है। 23 जा 25 जा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 25, 250 और 30 कितना हो जाएगा, ये तो कुछ गलत आ रहा है यार आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करता हूँ भाई, यहाँ पर बोला गया आउट ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010, मेल और फीमेल का रेशियो है 5 7, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स 2010 इज 168। तो 168 की वैल्यू 7 के बराबर है, हमको 7 5 कितना होता है 12, तो टोटल जो क्वालिफाई कर रहे होंगे वो कितने कर रहे होंगे, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 12 4 जा 48 का 8 4 यहाँ 20 24 और 4 28, 288 आ रहा था एक्चुअली में, यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया। ठीक है, ये कितना आ रहा है 288, तो बस यही करना है आपको। तो 288 की वैल्यू 60% के बराबर है, 100% की वैल्यू निकालना है, 3 और ये 5 कितने बार में जाएगा, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 96 5 जा 480, ये आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा भाई इसमें बड़ा क्वेश्चन था तो यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैनेज कर लेना इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदुला ने अपनी जॉब स्टार्ट की, मृदुला स्टार्टेड हर जॉब एट अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। हर साल फिक्स्ड इंक्रीमेंट होता है, लाइक 10 रुपए का या 20 रुपए का, जो भी इंक्रीमेंट वॉट एवर, पर फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर उसकी सैलरी 6 साल बाद इतनी है, कब, 6 साल बाद, मतलब आज जो भी हो, आज जो भी हो, लेकिन 6 साल बाद जो इसकी सैलरी वो हो रही है 28,400। उसके बाद 15 ईयर, 15 साल बाद, मतलब अगले 9 साल और मैं इसको ले जाऊंगा तो उसकी सैलरी हो जा रही है 52,997। तो मुझे बताइएगा ये जो अगले 9 साल जो ये चला, अगले 9 साल में कितनी सैलरी बढ़ गई, तो आप बोलेंगे अगले 9 साल में 52,997 में से अगर मैं 28,400 को माइनस कर दूंगा, तो 7 9 5 4 2 इतनी बढ़ रही है। तो ये कितने साल में, 9 साल में, 9 साल में इतनी बढ़ रही है, तो एनुअल इंक्रीमेंट हर साल का कितना हो रहा होगा। तो सर 9 साल में अगर इतनी बढ़ रही है तो एक साल में कितनी बढ़ेगी, तो आप बोलेंगे सर एक साल में 24,597 में 9 का डिवाइड कर दो, तो 9 2 जा 18, भैया एक में ही 2 पहले आ रहा है, यही आंसर है। 9 2 जा 18 कितना बचा रहा 6, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 9 3 जा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आपको देखना भाई घूर कर, अगर पहली बार में ही आपको आंसर दिख रहा है तो पूरा सॉल्व नहीं करना है। गॉट इट, चलिए। द बिलो गिवन द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
ठीक है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल दी 5 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। कुछ नहीं करना है, इन पांचों स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में कितने एवरेज मार्क्स स्कोर किए, तो इनको ऐड करके एवरेज निकालना है। तो सम निकालेंगे, 5 5 10 5 15 का 5 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर। तो 7 + 1 कैरी वाला 8, 16, 25, 34, 41, कितने 1 2 3 4 5, 5 8 40, 5 3 इतना इजी क्वेश्चन एवरेज निकालने का पता नहीं क्यों दे दिया। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, भैया एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसा और एक ऐसा, ये ट्रैक होता है। तो इसमें इनर रेडियस मतलब ये वाली रेडियस कितनी दी हुई है 25, ऑब्वियस छोटी वाली, और ये दी हुई है कितनी 28। आपको निकालना क्या है, लेवलिंग ट्रैक। ट्रैक को अगर लेवल करना है इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर से, तो उसका पैसा कितना लगेगा। एक बात बताइएगा, इसको अगर मुझे लेवल करना है तो इसका एरिया निकालना जरूरी है। इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालता हूं तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। उसमें से अगर मैं छोटे वाले का माइनस कर देता हूं, ये वाले का, ये वाले का, तो हमारा जो बचा हुआ एरिया जाएगा वो ये आ जाएगा। तो पाई कॉमन लेकर बड़े वाले का रेडियस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 22/7। अच्छा जो भी ये एरिया आएगा, तो इस एरिया में अगर मुझे कॉस्टिंग वो करना है लेवलिंग, तो इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर है, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कॉस्ट से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर a + b - b से क्या हो जाएगा 3 इंटू में 53 इंटू में 78, सॉरी 28, 7 4 से 28 कट गया, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू में 12 3 36 का 6 3 यहाँ 12 5 63 63, ठीक है। 12 6 22 6 कितना होगा 132 का 2, एक ही आंसर है भाई, ये देखिए यूनिट डिजिट यही आंसर है। 132 का 3, 66 69 79 का 9, 7 कैरी ओवर, 132 139, देखिए तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स। देखिए डिवाइजर क्या होता है, इस तरीके से हम काटते हैं, इसे हम डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिवाइजर या फिर हम भाजक बोलते हैं। तो जो भाजक है वो क्वोशिएंट का, क्वोशिएंट मतलब जिससे यहाँ जितने टाइम जाता है उसका 4 टाइम्स है। क्वोशिएंट मान लिया x है, तो ये इसका 4 टाइम्स 4x हो जाएगा। और ये जो डिवाइजर है ये 2x टाइम्स है, 2 टाइम्स है रिमाइंडर का, रिमाइंडर का मतलब अगर ये मैंने मान लिया 2x, तो उसका ही तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया और ये 4 टाइम्स हो गया। क्या ये जम गया। और आपको पता है कि ये जो भैया अंदर खलीफा बैठा हुआ है ये कैसे आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। हमेशा डिविडेंड, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये याद रख लीजिए। मतलब भाज्य जो होता है, भाज्य जो होता है वो भाजक, भाजक मल्टीप्लाई शे इसको क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में इसका नाम समझ में नहीं आ रहा मुझे, शेषफल बोलते, नहीं नहीं नहीं, भागफल। भाजक मल्टीप्लाई में भागफल इंटू में शेषफल, सॉरी प्लस में शेषफल, ठीक है। हिंदी वाले समझ गए क्या, समझ गए होंगे भाई। तो यहां पर हो जाएगा 4x इंटू में x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है 32, रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है 32, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16, तो ये निकाल दीजिए भैया। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 16, 16 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 64 प्लस 2 66, तो 16 इंटू में 66, तो ये 6 अगेन यूनिट डिजिट आ रहा है, यही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अतुल ने विष्णु को हेड स्टार्ट दिया 20 सेकंड का। देखिए भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजन होता है इसमें लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है आपको। देखिए अतुल और विष्णु के बीच में रेस चल रही, अतुल ने विष्णु को हेड स्टार्ट दिया कितने का 900 सॉरी 20 मीटर 20 सेकंड का, ठीक है। मतलब क्या सर, कि अगर मैं अतुल और विष्णु की बात करता हूं, ठीक है, पहले टाइम का लिखता हूं फिर डिस्टेंस का लिखता हूं। 20 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया वो 900 मीटर रेस में, 900 मीटर रेस में, इसका मतलब कि अतुल जो है वो 900 मीटर रेस चल रहा है, 20 सेकंड आगे भेजकर भी और फिर भी 135 मीटर से उसको हरा दे रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, कि अगर विष्णु भाई अतुल भाई अगर 900 मीटर जा रहे हैं, तो विष्णु भैया जो है वो 135 मीटर कम जा रहे हैं, 135 मीटर कम जा रहे हैं मतलब 765 ही जा रहे हैं। और इसमें यहाँ पर समय में कितना डिफरेंस आ रहा है 20 सेकंड का, कितना आ रहा है 20 सेकंड का। और दूसरा बोल रहा है कि यदि वो 8 सेकंड अगर वो 189 मीटर का हेड स्टार्ट दे दे, मतलब क्या कि अगर ये 900 मीटर चलता है और इसको 189 मीटर का हेड स्टार्ट दे दे, मतलब कितना 700
11, अगर इतना दे दे तो यहां पर जो डिफरेंस आता है समय में, वो कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 8 सेकंड का। कितना हो रहा है, 8 सेकंड का, 8 सेकंड का। मुझे एक बात बताइएगा, ये हेड स्टार्ट देने में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए पहले यहाँ पर इतना दिया, फिर इतना दिया, तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो कितना हेड स्टार्ट दे दिया डिस्टेंस में। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस जो ज्यादा यहाँ पर चली जा रही है या कम चली जा रही है, वो कितनी चली जा रही है। देखिए अतुल का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ विष्णु का मैटर है। तो विष्णु भैया जो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, जिससे समय कम हो गया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 765 था, वो यहाँ पर 711 चल रहा है, और ये तो कांस्टेंट ही चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस कम चल रहा है। तो आप बोलेंगे सर 54 मीटर। और यहाँ पर टाइम कितना कम लग रहा है, तो आप बोलेंगे 20 सेकंड से 8 सेकंड पर आ गए, मतलब 12 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पर अगर विष्णु की स्पीड निकालना है तो वो 54 मीटर 12 सेकंड के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, विष्णु जो है वो 900 मीटर कितनी देर में कंप्लीट करेगा। तो विष्णु की स्पीड आ गई है भाई, डिस्टेंस 900 मीटर कवर कराना है 54/12 की स्पीड से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 6 54, 900 ठीक है, तो और ये 6 2 तो ये हो जाएगा 200 सेकंड। 200 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट 20 सेकंड, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी डिवाइडेड इन पी क्यू आर एस इन द रेशियो दिस। क्यू को अगर 560 ज्यादा मिलता है आर से, क्यू कहाँ है भैया, क्यू आर से कितना ज्यादा मिल रहा है, 560, और ये बोल रहा है रेशियो में तो 7 ही मिल रहा है, देख 7 मिल रहा है। तो 7 की वैल्यू दी हुई है 560। निकालना क्या है, द शेयर ऑफ एस, एस का शेयर कितना है 3, तो 7 की वैल्यू कितने टाइम्स, 80 टाइम्स, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। ये आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, यहीं तक के क्वेश्चन थे भाई। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस यहां तक कंप्लीट हुए। 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कल की क्लास में हम लोग मिलने वाले नेक्स्ट क्लास में 11 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के साथ भाई। कोई भी हमारी क्लास में पहली बार आए थे भाई, तो क्लास को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच क्लास।